दोस्तों अभी हाल ही में मैंने मॉमी वुड नेवर हर्ट यू नाम की एक हॉरर थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और इसे डैनियल लुस्को ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी द जिप्सी रोज केस से लूजली इंस्पायर्ड है जो कि एक रियल लाइफ केस थी। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी के साथ साथ इससे कनेक्टेड रियल लाइफ केस को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम मोनिका नामक औरत को देखते हैं जिसकी राइली और बेथ नाम की दो बेटियां थी। मोनिका के हस्बैंड की हाल ही में डेथ हो गई थी जिसके बाद से मोनिका काफी बदल गई थी। वो अपनी फैमिली को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी और उसका बिहेवियर काफी हिस्टेरिक हो गया था। मोनिका अपनी डॉटर्स को घर से बाहर आने जाने नहीं देती थी, यहाँ तक कि वो उन दोनों की होम स्कूलिंग करने लग गई थी और उन दोनों को उनके दोस्तों तक से मिलना अलाउड नहीं था। नाउ राइली जो कि मोनिका की बड़ी बेटी थी वो एक टीनेजर थी और उसके लिए इस तरह का एटमॉस्फेयर काफी डिस्टर्बिंग होता जा रहा था और इसीलिए वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। शायद यही वजह है कि राइली एक दिन बेथ के साथ यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। राइली बेथ के पास जाकर उसे अपने साथ यहाँ से भाग चलने का प्लान बताती है, लेकिन बेथ अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो राइली को साफ साफ मना कर देती है। ऐसे में राइली डिसाइड्स कि वो बेथ के बिना ही यहाँ से भाग जाएगी और वो ऐसा ही करती है। अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे चली जाती है जहाँ हम एक बार फिर से मोनिका और बेथ से मिलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बेथ काफी वीक और बीमार अपीयर होने लग गई थी। उसकी स्किन पेल और वाइट पड़ गई थी, साथ ही वो उदास दिखाई दे रही थी। मोनिका बेथ को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है और यहाँ वो लोग ब्रेकफास्ट करने से पहले कुछ वियर्ड टैपिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। मोनिका का मानना था कि ये एक्सरसाइज बेथ को बेटर फील करने में हेल्प करेगी। नाउ सेम आफ्टरनून उनके डोर पर एक नॉक होती है एंड टू आवर सरप्राइज यहाँ राइली 3 साल बाद वापस आई थी। राइली को देखकर मोनिका खुश होने के बजाय परेशान हो जाती है क्योंकि राइली बाहर से आई है और वो ना जाने कितने सारे जर्म्स लेकर आई होगी। मोनिका राइली को घर के अंदर एंटर करने से पहले नहाने के लिए कहती है और साथ ही शूज को बाहर ही उतार कर आने के लिए कहती है। दरअसल बेथ का इम्यून सिस्टम काफी वीक हो चुका था और इसलिए मोनिका नहीं चाहती थी कि बेथ के आसपास किसी तरह के जर्म्स वगैरह आए। राइली अपने आप को प्रॉपरली सैनिटाइज करके बेथ के पास भाग कर जाती है उसे मिलने, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बेथ राइली को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती और उससे प्रॉपरली बात भी नहीं करती। राइली मोनिका के पास जाती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड एंड टू बी फियांसे एडन के बारे में बताती है। राइली मोनिका को बताती है कि एडन हॉस्पिटल में एक नर्स है और उसके सपोर्ट से ही राइली सिटी में अपना एक बेकरी ओपन कर पाई है। राइली मोनिका को बताती है कि उसकी बेकरी सक्सेसफुल है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वो बस अपनी माँ और अपनी बहन को मिस कर रही थी और इसीलिए आज वो यहाँ वापस आ गई है। राइली मोनिका से कहती है कि अपनी वेडिंग से पहले वो एडन को अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती थी और इसीलिए उसने एडन को यहाँ कुछ दिन बाद आने के लिए बोल रखा है। मोनिका राइली की बातें सुनकर काफी खुश होती है, लेकिन वो राइली को बताती है कि बेथ को गुलेन-बार सिंड्रोम नाम की डिजीज हो गई है। अब मैं यहाँ बता दूं कि इस सिंड्रोम में पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। इसी वजह से पेशेंट को इंटेंसिव क्लीनिनेस और केयर के साथ रहना पड़ता है। अब यहाँ राइली मोनिका और बेथ के लिए जो कपकेक्स लाई थी उसे भी मोनिका डस्टबिन में डाल देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बेथ को मोनिका सिर्फ ऑर्गेनिक फूड ही देती थी जो कि उनके यहाँ जीन नाम की एक लेडी वीकली बेसिस पर डिलीवर करती थी। ये सब जानकर राइली को बेथ के लिए काफी बुरा फील होने लगता है, बट साथ ही उसे मोनिका का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम और स्ट्रिक्ट लगता है। नेक्स्ट सीन में हम राइली को बेथ के साथ उसके रूम में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि बेथ की डिजीज जब से डायग्नोज हुई है तब से बेथ घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं गई है। इनफैक्ट उसके रूम के विंडोज वगैरह भी हमेशा बंद ही रहते थे। यहाँ राइली को पता चलता है कि बेथ को मोनिका ने हमेशा से होम स्कूलिंग ही दी है और उसे काफी पुराना इंसाइक्लोपीडिया एज ए बुक दे रखा है। मोनिका बेथ को कंप्यूटर भी यूज करने नहीं देती थी बिकॉज शी इज कंसर्न कि कहीं इंटरनेट बेथ को बिगाड़ न दे और इस तरह बेथ का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं था। राइली बेथ को लेकर चिंतित हो जाती है और वो उसे चीयर अप करने के लिए अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों बातें वगैरह कर रहे होते हैं एंड यहाँ एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि मोनिका दरवाजे के बाहर से इनकी बातें सुन रही थी। तभी अचानक बेथ को सीजर्स आने लगते हैं और मोनिका अंदर आकर बेथ को संभालती है। इस पॉइंट पे मोनिका का मानना था कि ये सब राइली के फोन की वजह से हुआ है क्योंकि उसके फोन पे काफी जम्प्स वगैरह होंगे। राइली भी ये सब देखकर काफी डर गई थी और शाम को वो एडन से कॉल पे बात करते हुए उसे सब बताती है। अब अगर आपको याद हो तो एडन एक नर्स था और वो ये सब सुनकर काफी सरप्राइज था,
इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो राइली को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता करके बताएगा। यहाँ हम एक बार फिर मोनिका को डोर के बाहर नोटिस करते हैं, जो कि राइली और एडन की बातें सुन रही थी। खैर, अगली सुबह जीन फूड डिलीवर करने आती है, जहां राइली जीन से बातें करने लगती है और ये सब मोनिका देख लेती है। यहाँ राइली बेथ के लिए अपने हाथों से कपकेक बनाना चाहती थी, लेकिन मोनिका इस बात के लिए साफ मना कर देती है। राइली को मोनिका का यह बर्ताव अजीब लगता है, लेकिन वो ये सोचकर इस पर ध्यान नहीं देती कि मोनिका यानी उसकी माँ हमेशा से ऐसे ही बिहेव करती थी। रात को राइली बेथ के बाल बनाते वक्त नोटिस करती है कि बेथ के बाल थोड़े से प्रेशर लगाने पर ही एक्सेसिव अमाउंट में झड़ने लगते हैं। राइली बेथ से रिलेटेड एक और वियर्ड चीज नोटिस करती है, और वो ये कि उसके नेल्स ब्लैक अपीयर हो रहे थे, एज इफ वो सड़ चुके हैं। अपने रूम में जाने के बाद राइली एडन से कॉल पे बात करती है, जहां एडन बताता है कि उसने डॉक्टर से बेथ के कंडीशन के बारे में बातें करी और डॉक्टर्स के मुताबिक डिसकलरेशन ऑफ स्किन एंड वीकनेस गुलियन-बार सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जब राइली एडन को बेथ के बाल और नेल्स की कंडीशंस के बारे में बताती है, तब एडन काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो राइली को बताता है कि इस तरह के सिम्टम्स किसी और ही प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। राइली एडन को यह भी बताती है कि उसने पूरे घर में किसी तरह के व्हाइट पाउडर को नोटिस किया है, और मे बी ये किसी तरह का सैनिटाइजिंग पाउडर हो। एडन राइली से कहता है कि उसे किसी तरह बेथ का हेयर सैंपल भेजना होगा, ताकि वो उन्हें एग्जामिन करवा सके, जिससे एग्जैक्टली पता लग सकेगा कि बेथ को क्या हुआ है, क्योंकि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बेथ कुछ ऐसा कंज्यूम कर रही हो जो कि उसकी बॉडी के लिए हानिकारक हो। राइली और बेथ की बातों के दौरान हम एक बार फिर मोनिका को राइली के रूम के बाहर उनकी बातें सुनते देखते हैं, विच वॉज काइंड ऑफ क्रीपी। खैर, लेट नाइट राइली बेथ के रूम में एंटर करती है ताकि वो उसके नेल्स की पिक्चर ले सके, और साथ ही वो उसके बाल का थोड़ा सा सैंपल भी ले लेती है। राइली इन सैंपल्स वगैरह को कलेक्ट करके अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद हम मोनिका को उसके रूम में देखते हैं, जहां वो चुपके से राइली के रूम में आती है और उसका फोन उठा लेती है। मोनिका राइली के फोन में कुछ चेक करने आई थी, लेकिन राइली के फोन पर पासवर्ड लगा हुआ था, इसीलिए मोनिका कुछ देख नहीं पाती। तो नेक्स्ट डे जीन कुछ क्लोथ्स लेकर आती है और मोनिका को देती है। मोनिका उनमें से एक स्वेटर को देखकर काफी भड़क जाती है, क्योंकि उसके मुताबिक वो स्वेटर ठीक तरह से नहीं धुला हुआ था और इससे बेथ को नुकसान हो सकता था। लेकिन जीन के चले जाने के थोड़ी देर बाद मोनिका राइली के पास एक कुकीज का बॉक्स लेकर आती है और उसे बताती है कि वो जीन के साथ अपने खराब बर्ताव को लेकर शर्मिंदा है, और इसलिए वो चाहती है कि राइली जीन को ये बॉक्स देकर आए एज एन अपॉलजी टू हर। अब राइली अपनी मदर के इस रूप से काफी खुश होती है और जीन को वो बॉक्स देने निकल जाती है। राइली रियलाइजेस कि अच्छा मौका है टू सेंड द सैंपल टू एडन, जो कि उसने कलेक्ट किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मोनिका को उस सैंपल के बारे में कुछ भी पता चले। सो राइली उस बॉक्स के साथ वो सैंपल्स भी छुपा कर ले जाती है। राइली जीन को वो कुकीज का बॉक्स देती है और साथ ही वो सैंपल भी देती है, जिसे वो लिखे हुए एड्रेस पर पार्सल करने के लिए बोल देती है। दोपहर को मोनिका राइली और बेथ के लिए कुछ पैनकेक्स बनाती है और वो तीनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट कुछ देर बाद अचानक ही राइली की तबीयत खराब होने लगती है और उसे चक्कर वगैरह आने लगते हैं। मोनिका राइली को आराम करने के लिए बोलती है और उसके लिए चाय बनाने चली जाती है। शाम को राइली बेथ के साथ ही थी और बेथ को चीयर अप करने के लिए वो बेथ का मेकअप वगैरह करती है, जिससे बेथ काफी खुश हो जाती है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसके पेट में काफी तेज दर्द होता है, जिससे रिलीफ के लिए राइली उसे एक पेन किलर देती है। मोनिका यहाँ आती है और वो डायरेक्टली राइली को ब्लेम करने लगती है कि उसकी मेकअप की वजह से बेथ की हालत बिगड़ गई। जब मोनिका को पता चलता है कि बेथ ने पेन किलर ली है, तो वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती है। मोनिका भागकर एक एग लाती है और बेथ को इसे कच्चा ही पीने के लिए बोलती है, जिससे कि उसे वॉमिटिंग आ जाए और वो पेन किलर वॉमिट आउट कर दे। यहाँ राइली ये सब देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मोनिका इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी। राइली एडन को कॉल करती है और उसे इस इंसिडेंट के बारे में भी बताती है। अब इससे पहले राइली एडन से कुछ और बात कर पाती, मोनिका यहाँ जाती है और उससे उसका फोन छीन लेती है और अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम मोनिका को अपने ग्रीन हाउस में देखते हैं, जहां वो इस फोन को तोड़कर मिट्टी में दबा देती है। खैर, नेक्स्ट डे जीन की कार डिलीवरी के लिए घर के बाहर आती है और जब राइली डिलीवरी रिसीव करने जाती है तो वहां जीन की जगह कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ था। राइली उसे पूछती है कि जीन कहाँ है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि लास्ट टाइम जब जीन यहाँ से वापस जा रही थी तब रास्ते में उसे हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। राइली ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और उसे पूछती है कि क्या उसे जीन की कार में कोई एनवेलप मिला था, जिस पर वो आदमी राइली को बताता है कि जीन जिस भी सामान को पार्सल करने जा रही थी वो पार्सल हो चुका है। राइली डिलीवरी लेकर अंदर आती है और मोनिका को बताती है कि जीन के साथ क्या हुआ। राइली एडन से बात करना चाहती थी और मोनिका से अपना फोन वापस मांगती है, बट मोनिका ऐसे प्रिटेंड करती है एज इफ वो उसका फोन कहीं रख कर भूल गई हो।
मोनिका फोन ढूंढने का नाटक भी करती है, लेकिन हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि उसने फोन को नष्ट कर दिया था। अब फोन ना मिलने पर राइली कंप्यूटर यूज करने की जिद करती है ताकि वो एक नया फोन ऑर्डर कर सके और मोनिका इसके लिए मान जाती है। मोनिका राइली को उस रूम में ले जाती है जहां कंप्यूटर रखा था और राइली को यहां छोड़कर वो बेथ के पास चली जाती है। नाउ राइली मौके का फायदा उठाकर एडन को ईमेल के थ्रू घर की सारी सिचुएशन का अपडेट बताती है और अपने फोन के मिसिंग होने की भी खबर देती है। इसके बाद राइली सो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि उसने कंप्यूटर पर अपनी मेल आईडी लॉग आउट नहीं करी थी। राइली के सो जाने के बाद मोनिका कंप्यूटर रूम में आती है और वो उन मेल्स को पढ़ लेती है जो राइली ने एडन को भेजा था। मोनिका के सामने एडन के रिप्लाई मेल्स आते हैं जिसमें एडन बताता है कि बेथ के जो हेयर सैंपल राइली ने उसे भेजे थे वो उसे मिल गए हैं और उन्हें एग्जामिन करने के बाद उसे कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स मिले हैं। बेथ के सैंपल्स में थैलियम नामक एक कंपोनेंट की प्रेजेंस मिली है। जी हाँ दोस्तों, बेथ को लंबे समय से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था जिसकी वजह से वो इतनी वीक होते जा रही थी और उसके नेल्स भी ब्लैक टर्न हो रहे थे। एडन ने मेल में लिखा था कि वो आज रात उससे मिलने आ जाएगा और वो बेथ को यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाएगा। मोनिका इस मेल को पढ़कर इसे डिलीट कर देती है। मोनिका किचन में जाती है और राइली और बेथ के लिए चाय प्रिपेयर करती है। हम मोनिका को उनकी चाय में वही व्हाइट पाउडर डालते हुए देखते हैं और इस चाय को पीकर बेथ और राइली दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। रात को एडन यहाँ आता है जिसका वेलकम मोनिका करती है। मोनिका एडन को अपने हाथ से बनाए हुए कुकीज ऑफर करती है जिन्हें खाने के बाद एडन बेहोश हो जाता है। इसके बाद मोनिका उसकी पल्स चेक करती है और उससे वो कंफर्म हो जाती है कि एडन मर चुका है और उसकी बॉडी को वो ग्रीन हाउस की मिट्टी में दबा देती है। राइली और बेथ जिन्हें मोनिका ने ड्रग्ड टी दी थी उन्हें अगली सुबह होश आता है। राइली पहले से भी ज्यादा वीक पड़ चुकी थी। मोनिका उसके रूम में आकर उसे सुबह की चाय देती है जहां राइली अपने कप के बॉटम में उस व्हाइट पाउडर को नोटिस कर लेती है। राइली अपने बालों की तरफ देखती है जो कि बेथ की तरह ही हाथ लगाने पर झड़ने लग गए थे। राइली ये सब देखकर डर जाती है और अपना सामान पैक कर यहाँ से जल्द वापस चले जाने का डिसाइड करती है। राइली बेथ को भी साथ ले जाने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन बेथ राइली के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती। राइली बेथ को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। इनफैक्ट उनकी मदर ही उन्हें कुछ अजीब कंज्यूम करा रही है जिससे उनकी तबीयत खराब रहती है, बट बेथ राइली की बात मानने को तैयार नहीं थी। मोनिका यहाँ आ जाती है और बेथ को राइली से दूर कर देती है। राइली अपनी बात साबित करने के लिए रूम के सारे विंडोज खोल देती है जिस पर मोनिका बेथ को अपना नाक और मुंह बंद करके वॉशरूम में छुप जाने को कहती है और उसे यहाँ से भेजकर वो राइली का गला पकड़कर उसे धमकाते हुए बोलती है कि अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन वो बेथ को यहाँ से नहीं ले जा सकती। मोनिका कहती है कि उनके डैड के गुजर जाने के बाद उसकी लाइफ का बस एक ही मकसद रहा है, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन, और इसीलिए वो अपनी डॉटर्स को किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं जाने दे सकती, भले ही इसके लिए उन्हें पॉइजन ही क्यों न देना पड़े। ये सब सुनकर राइली फौरन घर से बाहर आती है जहां उसे एडन की जीप दिखाई देती है। राइली तुरंत घर के अंदर आती है जहां वॉशिंग मशीन के अंदर एडन के कपड़े और जूते भी मिल जाते हैं। ये सब देखकर राइली डर जाती है और वो भागकर ग्रीन हाउस में जाती है एंड शॉकिंगली उसे एडन की डेड बॉडी यहाँ मिल जाती है। तब तक मोनिका यहाँ आ जाती है और वो राइली के सामने एडमिट करती है कि उसने ही एडन को मार डाला, साथ ही उसी ने जीन को भी पॉइजन किया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एडन राइली को उनसे दूर कर रहा था और वो बेथ को भी दूर ले जाता। इसीलिए उसने एडन को मार दिया क्योंकि वो हर एक ऐसे इंसान को मारने के लिए तैयार है जो कि उससे उसकी बेटियों को दूर करेगा। इस पॉइंट पे राइली को एहसास हो जाता है कि उसकी माँ मेंटली स्टेबल नहीं है और इसीलिए वो पुलिस के पास जाने लगती है, लेकिन मोनिका उसे बांध कर ग्रीन हाउस में ही बंद कर देती है। यहाँ हम बेथ को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख और सुन ली थी। बेथ घर से बाहर आ जाती है और यहाँ उसे आज पहली बार रियलाइज होता है कि उसे बाहर के एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो राइली को बचाने के लिए एक नाइफ लेकर मोनिका के सामने खड़ी हो जाती है। बेथ अपने गले पर चाकू लगाकर मोनिका से बोलती है कि अगर उसने राइली को फ्री नहीं किया तो वो खुद का गला काट लेगी। मोनिका डर जाती है और राइली को फ्री कर देती है, जिसके बाद राइली मोनिका को टाई कर देती है एंड देन ये दोनों कार लेकर यहाँ से भागते हैं। राइली इतनी वीक हो चुकी थी उसे कार ड्राइव नहीं हो रही थी, इसलिए वो बेथ को कार ड्राइव करने के लिए कहती है, लेकिन दोस्तों बेथ को तो कार ड्राइव करनी आती ही नहीं थी। राइली बेथ को भरोसा रखने के लिए कहती है और उसे इंस्ट्रक्ट करती है टू ड्राइव द कार। अब इस सब के दौरान मोनिका समहाउ अपने आप को फ्री कर लेती है और वो एडन की जीप में बेथ और राइली का पीछा करने लगती है। इस चेज के दौरान मोनिका और राइली की कार्स का आपस में ही एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें राइली और बेथ को काफी चोट आती है और वो लोग कार से बाहर निकलकर सड़क के किनारे लेट जाते हैं। मोनिका अपनी बेटियों की ये हालत देखकर शायद अपनी गलती रियलाइज करती है और इस सीन में हम उन तीनों को रोड साइड पर लेटे हुए देखते हैं।
यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है, जहाँ हम राइली और बेथ को देखते हैं जो कि कंप्लीटली रिकवर कर चुकी थी। वो लोग मोनिका से मिलने जेल में जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मोनिका ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था फॉर ऑल हर क्राइम्स। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मॉमी वुड नेवर हर्ट यू की कहानी, और अब हम और आप मिलकर द जिप्सी रोज केस के बारे में बातें करेंगे, जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है और इसी पे ये फिल्म लूजली बेस्ड है। 2015 में जिप्सी रोज ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही मदर डीडी को जान से मार दिया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में डीडी के बारे में कुछ शॉकिंग बातें पता चली थी। दरअसल डीडी मुचॉसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी से सफर कर रही थी, जो कि एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें कोई केयर गिवर या पेरेंट अपने पेशेंट या बच्चे को दुनिया के सामने झूठ मूठ का बीमार रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑर्डर टू गेन सिंपैथी फ्रॉम पीपल। डीडी इस सिंड्रोम से सफर कर रही थी और उसने जिप्सी को बचपन से ही हार्मफुल ड्रग्स देकर बीमार और कमजोर बनाए रखा था। इनफैक्ट केस की इन्वेस्टिगेशन में यहां तक सामने आया था कि डीडी जिप्सी के इल हो जाने के बाद कई बार उसे खाना तक नहीं दिया करती थी, ताकि उसकी सिचुएशन और खराब हो जाए, और वो उसके बाल तक को शेव करके रखती थी। इस तरह से जिप्सी का पूरा बचपन बर्बाद हो गया था, जहां वो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली काफी वीक हो गई थी। डीडी इसके बदले लोगों से सिंपैथी और डोनेशंस लिया करती थी, फॉल्सली स्टेटिंग कि उसकी डॉटर को फलाना डिजीज है और उसे उसके इलाज के लिए डोनेशंस चाहिए। इस रियल स्टोरी को सुनकर आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये फिल्म कहीं ना कहीं इसी इंसिडेंट पे लूजली बेस्ड है। तो दोस्तों, यही थी बस मूवी की एक्सप्लेनेशन और इससे जुड़ी कुछ बातें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।